हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल चंद्रा एकेडमी। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी में सेल्स यानी कोशिका के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। आप सभी ने अपने निचली कक्षाओं में कोशिका के बारे में ज़रूर कुछ न कुछ पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं कोशिका का टॉपिक वाइज आपको कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोशिका का जो वास्तविक नाम है वो क्या है। कोशिका को साइटो के नाम से जाना जाता है। साइटो यानी कोशिका, लॉजी मीन्स स्टडी यानी अध्ययन। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका का खोज किया था। तो कोशिका की खोज होने के बाद कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, इन सब के बारे में जानकारी हुई। तो कोशिका झिल्ली ये क्या है? कोशिका झिल्ली जो है ये कोशिका के चारों तरफ एक तरह का आवरण होता है जो वसा प्रोटीन का बना होता है। तो उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, ये कोशिका के ऊपर जो है ये एक पतला लिपिड प्रोटीन का यानी वसा प्रोटीन का आवरण होता है जो कोशिका को बाहरी आघातों से बचाता है। उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। यानी कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड प्रोटीन की, वसा प्रोटीन की। और कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जो है ये पेड़ पौधों में पाई जाती है, वनस्पतियों में पाई जाती है। ये दोहरी होती है। कोशिका झिल्ली सिंगल होती है और इसके ऊपर सिंगल लेयर होता है, लेकिन कोशिका भित्ति में ये डबल लेयर होता है। डबल लेयर इसलिए होता है क्योंकि जब किसी भारी चीज़ को जब हमें किसी पॉलीथीन में रखना होता है तो पॉलीथीन को डबल कर देते हैं ताकि वो सामान उसमें से फट के गिरे नहीं। तो चूँकि ये प्लांट जो होते हैं भारी होते हैं, बड़े होते हैं, इसलिए इनमें जो कोशिका भित्ति होती है ये दोहरी होती है और जंतुओं में ये सिंगल होती है। तो कोशिका भित्ति जो होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है और ये लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस माना जाता है, क्योंकि जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये ऊर्जा का निर्माण कैसे करता है इसको हम लोग जानेंगे। जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो बाहर का ऑक्सीजन हमारे रक्त के हेमोग्लोबिन से मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और उसको वो कोशिकाओं में ले जाता है। कोशिका के अंदर, यानी ये कोशिका के अंदर ये सेल्स है और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्या करता है कि उस ऑक्सीजन को, जो बाहर से ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा पहुंचता है कोशिका में, ये माइटोकॉन्ड्रिया उसको लेता है। लेने के बाद 38 एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक ये अणु बनाता है और इससे ग्लूकोज का निर्माण होता है और ग्लूकोज के द्वारा हमें ताकत मिलती है, हमारे बॉडी में ताकत मिलती है। तो हम हेमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन जब माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है तो उस क्रिया को क्रेब्स कहा जाता है, क्रेब्स चक्र कहा जाता है।
अब आते हैं ये गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। कैमिलो गोल्जी ने किया था। कैमिलो गोल्जी ने ये बताया कि गोल्जी बॉडी कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके अभाव में ऊर्जा का परिवहन संभव नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया ने ऊर्जा बना दिया, ग्लूकोज बना दिया, लेकिन हमारे शरीर के हर अंग को अलग अलग पोटेंसी, अलग अलग मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात जिस अंग से ज़्यादा हम काम लेते हैं उस अंग से ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है। जैसे हाथ से हम काम ले रहे हैं तो हाथ को ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ये ऊर्जा न मिले तो हाथ से हथौड़ा पीटते पीटते या हाथ से काम करते करते एक समय ऐसा आएगा कि हाथ की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और हाथ काम करना बंद कर देगा। ऐसे में ये गोल्जी बॉडी क्या करता है कि शरीर में तो सब जगह समान मात्रा में ऊर्जा है, तो जिस अंग से कम काम हो रहा है या नहीं हो रहा है वहाँ की ऊर्जा को ले जा कर के जिस अंग में अधिक कार्य हो रहा है, जिस अंग को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, उस अंग को ये ऊर्जा प्रदान कर देता है, अर्थात ऊर्जा का परिवहन कर देता है। जिस अंग को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस अंग को गोल्जी बॉडी ऊर्जा प्रदान कर देता है, दूसरे जगह से ऊर्जा ला करके उसको दे देता है ताकि ये काम होता रहे और शरीर में ऊर्जा का एक संतुलन बना रहे। तो गोल्जी बॉडी के अंदर ऊर्जा का संतुलन स्थापित करता है। हर अंग को, जिस अंग को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, दूसरे अंग से जिसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता है वहाँ से ये ऊर्जा को लेकर के अधिक ऊर्जा की खपत जहाँ है जिस अंग में उस वहाँ पर सप्लाई करता है। इस तरह से ऊर्जा का संतुलन शरीर में ये बनाने का काम गोल्जी बॉडी करता है। ये गोल्जी बॉडी। अब ये रसदानी क्या है? रसधानी यानी वैक्यूल, इसका काम है जल का अवशोषण करना। जितना पानी हम पीते हैं वो सारा का सारा पानी कहाँ जमा होता है? ये रसधानी में जमा होता है। अक्सर हम बोलते हैं कि हमें 4 या 5 लीटर, 3 या 4 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन 3 और 4 लीटर पानी ही हमारे शरीर में नहीं है। हमारे शरीर में हमारे 65% वजन का 65% भाग केवल जल है। तो इतना जल आखिर है कहाँ? पेट में तो रह नहीं सकता है। इस सारा का सारा जल आपको रसधानी में जमा होता है, यानी कोशिका के अंदर जो रसधानी है, वैक्यूल है, वहाँ जमा होता है और इस तरह से पूरे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। अब है ये तारककाय, सेंट्रोसोम जिसको बोलते हैं, इसकी खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो सेंट्रोसोम ये हमारे कोशिका का, ये सेंट्रोसोम हमारी कोशिका का ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अगर ये न रहे तो आदमी का जीवित रहना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जितना सेल डिवीज़न है यानी कोशिका विभाजन का काम, कोशिका विभाजन का काम ये सेंट्रोसोम के द्वारा ही होता है। तो कोशिका विभाजन का मतलब ये नहीं होता है कि कोशिका बर्बाद हो गई, कोशिका नष्ट हो गई। कोशिका विभाजन का मतलब होता है एक कोशिका से 2 कोशिका बन जाना। ये 2 कोशिका बन गई, फिर इन कोशिकाओं से फिर 2 कोशिका बन जाना। इस तरह से कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है और ज़्यादा मात्रा में कोशिकाएं हमारे शरीर में जमा हो जाती हैं। इससे क्या होता है कि हमारा पूरे
बॉडी का निर्माण होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि सेल्स है, ये सारे सेल्स, ये शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेल। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। सारी कोशिकाएं जब एक साथ मिलती हैं तो टिश्यूज यानी ऊतक बनते हैं। जब सारे ऊतक एक साथ मिल जाते हैं तो ऊतक मिल करके ऊतकों का समूह हम अंग का निर्माण करता है, ऑर्गन्स का निर्माण करता है। और ये सारे जो ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ये पूरे ऑर्गन सिस्टम यानी पूरा अंग तंत्र मिल करके हमारा एक शरीर बनाता है। तो हमारे शरीर में जिस तरह से मकान बनाते हैं तो मकान में ईंट लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं। तो सबसे मकान की सबसे छोटी इकाई को अगर हम मान लें ईंट, तो सारी ईंट मिल करके ये मकान बनता है। उसी तरह ये कोशिका ही सबसे छोटी इकाई है और इसी के द्वारा ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंगतंत्र और अंगतंत्र से शरीर बना है। तो ये जो कोशिका है उसका विभाजन ये बहुत ही ज़रूरी होता है। मान लीजिए हमें कहीं चोट लग गई, तो जहाँ जिस अंग पर हमें चोट लगती है तो उस अंग की कोशिकाएं जो हैं मृत हो जाती हैं, मर जाती हैं। तो जब मर जाती हैं तो उसको फिर से नई कोशिकाओं को बनाने का काम कौन करता है? यही सेंट्रोसोम। यानी जो कोशिकाएं बची हैं अब उन कोशिकाओं से जो है उनका विभाजन हो करके 2 कोशिकाएं बनती हैं, फिर 2 से 4 बनती हैं, 4 से 8 बनती हैं। इस तरह से कोशिकाएं बन जाती हैं और हमारे शरीर का वो भाग जो है पूरी तरह से पूर्वावस्था में आ जाता है। तो ये होता है तारक का यानी सेंट्रोसोम का काम। और एक बात और याद रखना है कि सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रोसोम ये ब्रेन में नहीं पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा ये सेंट्रोसोम जो होता है कहाँ पाया जाता है? लीवर में। लीवर, इसलिए लीवर जो है, लोग शराब पीने वाले कितना शराब पीते हैं, शराब पी करके लीवर खराब करते हैं, उसके बाद भी वो जिंदा रहते हैं। क्योंकि लीवर जो होता है 3 दिन में, शराब पीने के 3 दिन के बाद लीवर जो है फिर से इतनी कोशिकाओं को निर्माण कर लेता है ताकि लीवर जो है अपने पहले अवस्था में आ जाए। लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा जो अल्कोहलिक हो जाता है तो वहाँ पर अब सेंट्रोसोम भी फेल हो जाता है, यानी विभाजन से ज़्यादा वो अल्कोहल मिलने लगता है, इसलिए लीवर डैमेज हो जाता है। लेकिन लीवर जो है अपने आप में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिका विभाजन करता है, इसलिए लीवर जल्दी डैमेज नहीं होता है। यानी सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन लीवर में होता है, हमारे यकृत में होता है, और हमारे ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि ब्रेन के अंदर न्यूरॉन सेल पाए जाते हैं। ब्रेन के अंदर तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको न्यूरॉन सेल कहा जाता है, और इसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता है। नब्बे 90% ब्रेन के अंदर न्यूरॉन होता है और 10% गैलियोल होता है, गैलियोल सेल। तो 90% न्यूरॉन, 10% गैलियोल। लेकिन जो 10% हिस्सा है गैलियोल का, उसमें जो होता है सेंट्रोसोम पाया जाता है। 90% हिस्सा यानी न्यूरॉन का होता है ब्रेन में, उसमें कोई सेंट्रोसोम नहीं है, कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसलिए ब्रेन पर चोट लगने पर उसके घाव भरते नहीं हैं, क्योंकि उसमें सेल डिवीजन होता नहीं है। कोशिका अपने आप को विभाजित करके रिपेयर नहीं कर पाती है ब्रेन को। लेकिन अब जब ब्रेन में कोशिका विभाजन होता ही नहीं है तो ब्रेन की कोशिका, ब्रेन कैंसर यानी ट्यूमर कैसे हो जाता है? तो वही गैलियोल सेल होता है, उसके अंदर जो है 10% पाया जाता है। ये 90% होता है और वो 10% होता है ब्रेन के अंदर। उसी 10% में सेंट्रोसोम होता है, और कभी कभी किसी अनियमितता की वजह से उसके सेल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, गैलियोल सेल उसके अंदर सेंट्रोसोम के कारण वो बढ़ना शुरू कर देते हैं और ये उसके अंदर ट्यूमर हो जाता है। तो गैलियोल सेल के कारण ब्रेन में ट्यूमर होता है, जो केवल 10% हिस्सा होता है। इसलिए ब्रेन ट्यूमर कभी कभार, बहुत ही रेयर केस में किसी किसी को होता है। बाकी हिस्सा में न्यूरॉन होने के कारण
कभी भी यहाँ सेल डिवीज़न नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसलिए ब्रेन पर चोट लगने पर घाव नहीं भरते हैं। इसलिए पुलिस हमेशा हम लोगों को बोलता है कि आप लोग हेलमेट पहनिए, सिर को बचाइए, क्योंकि सिर के चोट कभी भरते नहीं हैं, सिर का जख्म नहीं भरता है। अब आते हैं अंतःप्रदवी जालिका। ये अंतःप्रदवी जालिका क्या है? ये सेल्स के अंदर जो होता है, ये सेल्स के अंदर एक ये अंतःप्रदवी जालिका भी होती है। अंतःप्रदवी जालिका जो है ये सेल्स को एक तरह का आकार देती है। जैसे सेल्स है, ये सेल्स है, अगर इसको कोई आकार देने वाला नहीं है तो ये पिचक जाएगा, ये इसका साइज ही ख़त्म हो जाएगा, ये दब जाएगा। तो इसको एक साइज मिलाने के लिए, शेप मिलाने के लिए ये अंतःप्रदवी जालिका होती है। इसमें दो भाग होते हैं, स्मूथ, ये मान लीजिए इधर का भाग है स्मूथ और इधर का भाग है रफ, ये अंतःप्रदवी जालिका है। तो जो स्मूथ है ये वसा का निर्माण करता है। अंतःप्रदवी जालिका का जो स्मूथ भाग होता है यानी चिकना भाग जो एस है, ये वसा का निर्माण करता है। और रफ आर जो है यानी रफ जो भाग होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रफ भाग होता है, रुखड़ा भाग होता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। ये रफ ऐसे 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 होता है, ऐसे प्रोटीन निर्माण करता है। ये प्रोटीन का निर्माण रफ होने के चलते, खुरदरा होने के चलते नहीं करता है, बल्कि इसके अंदर जो होता है राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है, इसलिए ये प्रोटीन का निर्माण करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैंने बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल्स को एक आकार देता है, निश्चित आकार देता है। इसके दो भाग होते हैं, स्मूथ ईआर और रफ ईआर। तो स्मूथ भाग में वसा बनता है और जो रफ होता है, रुखड़ा होता है, इसके अंदर राइबोसोम होता है और ये प्रोटीन का निर्माण करता है। अब ये आते हैं राइबोसोम। राइबोसोम की खोज पलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। राइबोसोम की खोज पलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो राइबोसोम जो होते हैं दो साइज़ के होते हैं। ये प्रोटीन का निर्माण करता है, सबसे पहली बात कि प्रोटीन का निर्माण करता है। इसके दो साइज होते हैं, 70S यानी 70 सेंटीमीटेशन और 80S 80 सेंटीमीटेशन। तो 70S और 80S ये दो तरह के साइज होते हैं राइबोसोम के। तो 70S जो होता है छोटा होता है और 80S जो बड़ा ये साइज जो होता है राइबोसोम का ये बड़ा होता है। तो जो छोटा साइज होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है और जो बड़ा होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का एक अलग चैप्टर होता है, इसके बारे में भी जानते हैं। लेकिन एक मोटे तौर पर हम इसको जान सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो यूनिसेल्युलर जीव होते हैं, एक कोशीय जीव होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक में होते हैं, अर्थात इन्हें बिना माइक्रोस्कोप के हम नहीं देख सकते हैं। तो यानी जिनको बगैर माइक्रोस्कोप के हम नहीं देख सकते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जिसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव। और जिनको बगैर माइक्रोस्कोप के ही हम देख सकते हैं, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक होते हैं, इनका साइज़ बड़ा होता है। अब आते हैं केंद्रक के बारे में। ये केंद्रक यानी न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस जो होता है ये बीच में होता है, कोशिका के बीच में न्यूक्लियस होता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये केंद्रक जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरह का सेल्स का ये एक तरह का मास्टर होता है। इसको हम सेल्स का ब्रेन भी बोलते हैं। ये ब्रेन ऑफ सेल, यानी केंद्रक को हम ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं। ये केंद्रक क्या करता है, ये सारे के सारे जितनी भी कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अंग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, वैक्यूल है, सेंट्रोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन सब पर नियंत्रण करता है और सबको देखता है
ये अपने कार्य को ठीक ढंग से कर रहे हैं कि नहीं। ये मॉनिटरिंग का काम करता है ये सेल्स। ये एक तरह का जैसे स्कूल का प्रिंसिपल होता है, उसी तरह ये भी एक तरह का प्रिंसिपल है, एक तरह का जो है ये प्रधानाध्यापक है, जो पूरे के पूरे स्कूल को, कोशिका रूपी स्कूल को ये कमांड कर रहा है और सब टीचर्स को ये कमांड कर रहा है कि सारे टीचर्स अपने काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक इसी तरह ये न्यूक्लियस है, ये पूरे के पूरे कोशिकाओं के अंग को ये कमांड करता है, उनको निर्देश देता है ताकि ये सही ढंग से ये सब काम करें, उन पर ये निगरानी रखता है। ये काम है न्यूक्लियस का। तो अब हम आते हैं ये न्यूक्लियस में एक चीज़ और चीज़, न्यूक्लियस के अंदर जो होता है ये क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम, इसको गुणसूत्र बोलते हैं। क्रोमोसोम पर जो है जीन पाए जाते हैं, जिसको डीएनए कहा जाता है। तो केंद्रक जो होता है उसके अंदर जो होता है क्रोमोसोम होते हैं। ये क्रोमोसोम जो है जेनेटिक मटेरियल है, जो पैतृक गुणों को, आनुवंशिक गुणों को अपने संतानों में पहुंचाते हैं क्रोमोसोम। और इसके ऊपर जो जीन होते हैं बहुत ही दानेदार छोटे छोटे होते हैं। ये अपने माता पिता के गुणों को और उसके रूप रंग, उसके इस कलर्स को आने वाले उसके संतानों में ये ले जाते हैं। ये एक तरह के डीएनए होते हैं। अब आते हैं लाइसोसोम। ये लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। नीचे कक्षाओं में हमने पढ़ा होगा कि ये आत्महत्या की थैली है। इसकी खोज डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम का मुख्य काम है जल अपघटक एंजाइम का निर्माण करना। इसको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, यानी जल अपघटक एंजाइम यानी हाइड्रोलिटिक एंजाइम का ये निर्माण करता है। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है क्या? लाइसोसोम जो होता है, ये लाइसोसोम, इससे इंडिकेट कर देते हैं शॉर्ट में। ये लाइसोसोम क्या होता है कि शरीर के कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे जितने भी ये रिबोसोम जो भी हैं, इन सब को देखता रहता है कि ये अपना काम सही ढंग से करते हैं कि नहीं। न्यूक्लियस तो प्रिंसिपल हुआ, प्रिंसिपल के ये अंडर में ये लाइसोसोम होता है। प्रिंसिपल लाइसोसोम पर निगरानी करता है और बोलता है कि लाइसोसोम सारे के सारे कोशिकांग का आप नियंत्रण करते रहें, क्योंकि प्रिंसिपल तो हमेशा सब जगह जाता नहीं है। लाइसोसोम ये विधि व्यवस्था को देखता है, यानी कोशिका के अंदर की चीज़ों को नियंत्रित करता है। अगर बाय द वे कोई कोशिकांग या कोई कोशिका का कोई अंग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, काम करने से मना कर देता है, यानी काम करना बंद कर देता है, तो ये लाइसोसोम क्या करता है, एक तरह का एंजाइम छोड़ता है, जल अपघटक एंजाइम छोड़ देता है। और वो जो सेल्स का जो अंग है, जो कोशिकांग है, वो मर जाता है, घुल जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ये सारे के सारे एंजाइम यदि काम करना बंद कर देते हैं, ये सारे के सारे ये कोशिकांग काम करना बंद कर देते हैं, तो ये लाइसोसोम कभी कभी क्या होता है कि उस हालत में जब एक कोशिकांग काम करना बंद करता है तो उसको ये एंजाइम छोड़ देता है। लेकिन जब सारे के सारे कोशिका के अंग, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, वैक्यूल, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे यदि काम करना बंद कर देते हैं, यानी काम करने से मना कर देते हैं, तो लाइसोसोम जो है खुद फट जाता है। और स्वयं फटने के बाद इसके अंदर का जो जल अपघटक एंजाइम है, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, सारे के सारी कोशिकाओं को जो है ये गला देता है। ये तो हुआ, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है कि खुद तो ख़त्म होता ही है, इस सारे सेल्स को भी मार देता है। और इसका जो दूसरा काम है, बाय द वे, हमें कभी कहीं ज़बरदस्त चोट लग गई, कहीं ज़बरदस्त
डंडे की चोट लग गई है, या कोई चीज़ भारी चीज़ हमारे हाथ पर पैर पर कहीं गिर गया, तो वहाँ के सेल्स जो है डैमेज हो जाते हैं। वहाँ के सेल्स जब डैमेज हो जाते हैं तो अब क्या होता है, साथ में जो लाइसोसोम है वो भी ख़त्म हो जाता है। जब बाहरी चोट लगती है तो वहाँ का जो कोशिका के अंदर लाइसोसोम भी है और सारे कोशिकाओं भी हैं, तो लाइसोसोम भी नष्ट हो जाता है। तो लाइसोसोम भी जब नष्ट हो जाता है तो ये क्या होगा, ये सारी कोशिकाएं इसी तरह शरीर के अंदर जिस भाग में चोट लगी है वहाँ के सारी कोशिकाएं मरी पड़ी हैं, उसी तरह मरी पड़ी रहेंगी, तो वहाँ सेप्टिक हो जाएगा, या ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो अब क्या होता है कि लाइसोसोम तो है नहीं कि उसको जो है गला करके उसको मुख्य धारा में उसको ला दे। तब क्या होता है कि जिस अंग में हमें ज़्यादा चोट लगती है, जहाँ का लाइसोसोम मर गया है, उसके अगल बगल वाले लाइसोसोम्स जो होते हैं उसको देखते हैं। जैसे हम लोग जहाँ चोट लगती है उसको गर्म पानी से सेकते हैं या उसको ट्रीटमेंट करते हैं, तो अगल बगल वाले जो लाइसोसोम हैं उस पर अपना छिड़काव करते हैं, धीरे धीरे अपना छिड़काव करते हैं बगल वाले लाइसोसोम पर और ये बगल वाले कोशिकाओं पर जो नष्ट हो गए हैं, और उनको क्या करते हैं, गला देते हैं। तो ये तथा लाइसोसोम। अब ये लास्ट में है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जो है इसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। इसको पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। ये जब कोशिका के भीतर पाया जाता है ये द्रव्य, तो उसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है, और यही द्रव्य जब केंद्रक के भीतर होता है तो उसको केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। तो कोशिका के भीतर ये 80% जो होता है जल होता है, यानी जीव द्रव्य के अंदर जो होता है 80% जल होता है। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, ये द्रव्य आखिर क्यों होते हैं? ये मान लीजिए ये सारी की सारी कोशिकांग एक सेल्स के अंदर में है। एक कोशिका है और कोशिका के अंदर ये गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, ये सारे के सारे हैं। तो एक साथ हैं, तो ये एक साथ जो हुए ये आपस में टकराए नहीं, इसके लिए इसके अंदर लिक्विड होना जरूरी होता है। तो यही लिक्विड जो होता है जीव द्रव्य होता है, जो आपस में इनको टकराने नहीं देता है। जैसे बर्तन आपस में ऐसे रखने पर खड़खड़ाने लगते हैं, उसी तरह ये भी जो है आपस में टकरा जाएंगे अगर इतने नज़दीक सारे हैं। तो इसको क्या करता है कि जीव द्रव्य एक दूसरे से अलग रखता है, एक दूसरे से टकराने नहीं देता है। नज़दीक भी आते हैं तो स्लिप करके अगल बगल हो जाते हैं। तो ये जीव द्रव्य का काम है। ये जीव द्रव्य हमारे जीवन का भौतिक आधार होता है। अगर ये इसमें से जीव द्रव्य अगर कोशिका से निकाल दिया जाए तो आदमी की मौत हो सकती है। तो 80% जल होता है। अगर जीव द्रव्य में से 1% भी जीव द्रव्य में अगर कमी आ जाए तो हमें प्यास लगने शुरू हो जाती है। यानी जीव द्रव्य में, ये हमारी कोशिकाओं के जीव द्रव्य में 1% की जब कमी होती है तो हमें प्यास लगनी शुरू हो जाती है, और 10% की जब कमी होगी तो इंसान की मौत हो जाएगी। यानी जीव द्रव्य में जो पूरे कोशिका के अंदर है उसमें 1% की कमी होने पर हमें प्यास लगती है, और 10% की यदि कमी हो जाए तो इंसान की मौत हो सकती है, क्योंकि इसमें 80% जल होना अनिवार्य है। तो आज सेल्स के बारे में ये कुछ टॉपिक थे जिसको मैंने आपके सामने रखा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।